अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो है हम लोग एक और एग्जाम्पल एसएचएम की यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कवर करने वाले हैं एंड विच इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है सिंपल पेंडुलम के बारे में, तो उनको मैं ये देखता हूँ कि आमतौर पे ऐसे स्टूडेंट भी जो है वो घड़ी से जो है वो उसको रिलेट करते हैं। घड़ी के नीचे जो है वो पेंडुलम लगा होता है जो हर आर बाद जो है वो एक तो वो मूव करता रहता है और फिर वो लगता है कि जो है वो जब 1 घंटा गुजर रहा है तो हर घंटे बाद उसमें से आवाज़ आ रही है। तो ये बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है और कहीं ना कहीं पेंडुलम तो बहरहाल वही है। लेकिन क्या चीज़ है जो किसी पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बनाती है? सो उसको हमें वन बाय वन समझना है। व्हाट मेक्स अ सिंपल पेंडुलम? ठीक है ना। एक सिंपल पेंडुलम किन चीजों से बनता है? सबसे पहली बात, हमें चाहिए एक पॉइंटेड मास। ठीक है भाई। अब ये पॉइंटेड मास का क्या मतलब है? देखो, पॉइंटेड मास एक ऐसा मास है जो फैला हुआ ना हो। समझ रहे हो बात? वो जितना जमा होगा एक जगह पे उतना बेहतर है, लाइक अ बॉल। ठीक है ना। फुटबॉल नहीं, क्योंकि फुटबॉल का मास भी थोड़ा सा फैला होता है। लेकिन जितना कम होगा मास फैला हुआ उतना अच्छा है, उतना वो मास हो जाएगा पॉइंटेड। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हल्का, मतलब आप सोचो कि एक पेपर को कंसिडर करने लगो वो पॉइंटेड है, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं बस मास फैला हुआ ना हो। जितना वो एक जगह पे जमा होगा लाइक अ बॉल, लाइक अ स्फीयर, उतना ज्यादा पॉइंटेड है। और जितना ज्यादा पॉइंटेड होगा उतना ज्यादा बेहतर सिंपल पेंडुलम बन पाएगा। दूसरी बात, एक मासलेस और एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। एक रस्सी होनी चाहिए जिससे हम जो है वो स्फीयर को बांध दें, उस पॉइंटेड मास को बांध दें। और वो मासलेस होनी चाहिए। आमतौर पे धागे का कोई ना होने के बराबर का मास होना चाहिए। देखो, एक्चुअली अगर मैं मासलेस बोलूं तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि उसका मास ही ना हो। मास तो होगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि मासलेस तो उसका मास इस स्फीयर के लिहाज से नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत ही कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू स्फीयर धागे का मास। और सबसे अहम बात, इसके जो ये जो धागा है इसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए इन एक्सटेंसिबल। इन एक्सटेंसिबल मतलब ना खींचने वाला धागा होना चाहिए, रस्सी होनी चाहिए जो कि खींचे नहीं। तो अगर एक पॉइंटेड मास को हम बांध दें एक मासलेस और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से और फिर उसको लटका दें एक रिजिड यानी कि एक फिक्स्ड सपोर्ट से, ये ऊपर कोई फिक्स सपोर्ट है जिससे इस धागे को मैंने लटकाया और धागे से हमने उस स्फीयर को यानी कि पॉइंटेड मास को बांधा हुआ था। और फिर फाइनली हम क्या करें, हम इसको स्मॉल एंगल दें, यानी कि मैं इसको यहां से डिस्प्लेस कराऊं तो जो एंगल बने, जो थीटा बने, वो हो स्मॉल, ज्यादा ना हो। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसको यहां तक ले आओ पेंडुलम को, क्योंकि जितना पेंडुलम का एंगल कम होगा उतना वो सिंपल होगा, उतना ही वो एस एच एम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। मैं कह रहा हूं कि जो एंगल है वो कम से कम होना चाहिए, जितना कम उतना बेहतर हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी। तो और फिर अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ तो आपको पता है कि ये जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, और फिर ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम। तो अगर मैं आपके लिए समराइज करूं कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, यानी कि अभी तक मैंने क्या समझाया, तो सिंपल पेंडुलम दरअसल एक सिस्टम है, एक कॉम्बिनेशन है चीजों का। किन चीजों का कॉम्बिनेशन है? एक पॉइंटेड मास को अगर एक ना खींचने वाली रस्सी की मदद से किसी फिक्स्ड जगह से लटका दिया जाए और फिर उस स्फीयर को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी जाए, तो वो जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी। सो सिंपल पेंडुलम हो गया ये, जैसा कि आपको नजर आ रहा है सिंपल में ये सारी शराइत होनी चाहिए। उसके अगर मोशन को स्टडी करें कि ये जो सिंपल पेंडुलम है वो किस तरीके से मूव करता है, तो देखो, सबसे पहले हम इसको जो है वो मूव करवा के यहां तक ले गए। ठीक है ना। फिर ये वाइब्रेट होता रहेगा। अगर मैं यहां तक ले गया इसको पॉइंट ए तक, फॉर एग्जांपल पहले वो पॉइंट ऊपर था, मैं उसे ले गया पॉइंट ए पर। ठीक है ना। यहाँ पर खींच के ले आया और फिर मैंने इसको क्या करा, फिर मैंने इसको रिलीज किया। मैंने इसको धक्का नहीं दिया, मैंने इसको छोड़ा। ये बात याद रखना, पेंडुलम को धक्का नहीं देना है जिस तरह आमतौर पे हम लोग झूले को धक्का देते हैं, ऐसे धक्का नहीं दिया जाता। सिर्फ हमने क्या करा, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर गए और फिर हमने इसको जस्ट यहाँ पे पकड़ा हुआ था और हमने इसको छोड़ दिया, यानी कि हमने रिलीज कर दिया। तो देन फिर ये इस तरफ मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, या आप कह लो अपने वेट की वजह से, अपने वजन की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव होगा पॉइंट ओ की तरफ। अच्छा जी, पॉइंट ओ तक पहुंच जाएगा मूव होते हुए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी बॉडी के स्टेट को कंटिन्यू करने की जो खसूसियत होती है
उसे इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है जी, तो इनर्शिया जो है इस बॉब को यहाँ रुकने नहीं देगा बल्कि आगे ले जाएगा। तो बॉडी ए से स्टार्ट होके ओ तक आई, बट ड्यू टू इनर्शिया ओ पर रुकी नहीं बल्कि कहाँ चली गई, पॉइंट बी पर चली गई। ठीक है, ऊपर जाते जाते क्या होगा, जब ए से बी पर जा रहे थे, ऐसे समझो, जब ए से बी पर जा रहे थे तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे थे, तो नीचे जाते जाते स्पीड बढ़ रही थी। फिर जब ओ से बी की तरफ जा रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। ठीक है ना, अब ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है और ये उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऊपर जाते जाते ये क्या होता रहेगा, ऊपर जाते जाते स्लो डाउन होता रहेगा। ठीक है, स्लो डाउन होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहां पर ये आ जाएगा इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन फिर वही बात है, अगेन ये जो ग्रेविटी है ये इसको क्या करेगी, ग्रेविटी इसको बी से पॉइंट ओ की तरफ लेकर आएगी, बट ओ पे वो रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया और ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर ऊपर जाते जाते स्लो होगा, यहाँ पे जाके रुकेगा। तो इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पेंडुलम जो है वो लगातार इस तरीके से मूव करता रहता है। ठीक है ना, देख लो इस तरीके से पेंडुलम मूव करता रहता है। और इसी मोशन के दौरान आपको मैं बताता चलूं कि जब बॉडी होती है, लेट से ये जो पॉइंट है ना ए और बी, इनके नाम है एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि इंतहाई दूर इतना ही जा सकते हैं। और जो पॉइंट ओ है इसको कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखो, जब भी बॉडी अपने मीन पोजीशन पर होती है तो वो सबसे ज्यादा तेज मूव कर रही होती है, और जब सबसे ज्यादा तेज मूव कर रही होती है तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। पेंडुलम सबसे ज्यादा तेज तब मूव कर रहा होता है जब वो पॉइंट ओ से मूव कर रहा होता है, गुजर रहा होता है। बट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब वो बी पर जाता है तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट पे एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जीरो, और इसी दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है मैक्सिमम। यानी कि अगर मैं आपके लिए समराइज करूं सारी की सारी बात, तो आप ये समझ जाइए कि एट पॉइंट ओ अगर बात की जाए, ओ पर क्या क्या है, तो याद रखो ओ पर जो है वो इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होती है तो आप ये भी बात याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है जब वो गुजर रहा होता है पॉइंट ओ से। और पॉइंट ओ के बारे में मैंने क्या बताया, पॉइंट ओ इज कॉल्ड मीन पोजीशन, या इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब पॉइंट ए या बी पर होता है तब क्या होता है, तब जो इसकी वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाती है मैक्सिमम। क्यों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है इस पॉइंट पे, क्योंकि अर्थ से जो हाइट होती है वो ए पर और बी पर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओ। ओ पर तो जमीन से करीब होगा, ओ ए और बी पर थोड़ा सा उठा सा होगा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाती है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और ए और बी दोनों कौन से पॉइंट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है नहीं, तो हमने मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लिया तमाम के तमाम जो मोशन है ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब कुछ डेफिनेशंस रिवाइज करनी है। पेंडुलम ए से गया बी पर, बी से वापस आया, तो जब उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया तो उसको क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसको हम क्या काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं इसकी एक वाइब्रेशन। यानी पेंडुलम की एक वाइब्रेशन का मतलब, अगर पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था तो ए से ओ पर गया, ओ से बी पर गया, बी से दोबारा ओ पर आया, ओ से दोबारा ए पर आ गया, हम इसे काउंट करेंगे वन वाइब्रेशन। और जितनी देर में वन वाइब्रेशन होती है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो रही हैं, जो कि 1/t के जरिए मालूम किया जा सकता है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन बता चुका हूं ना, पेंडुलम की वाइब्रेशन से क्या मुराद है, इन 1 सेकेंड। ठीक है जी, ये भी हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गई। अब एक बात है, ओ से लेके ए तक का फासला, जो ओ से लेके ए तक का फासला होता है जिसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन से इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहा जाता है इसका एम्पलीट्यूड। जैसे आमतौर पे हम एक्स नॉट वगैरह से शो कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस ऑलरेडी अगर नहीं समझ में आई अभी, तो आप जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर था उसमें जाके देखो, उसमें मैंने इन डेप्थ डेफिनेशन लिखवाई भी है, बताई भी है, लेकिन यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, इमोशन समझ में आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला समझना है। जो मैं कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के पेंडुलम अपना एक राउंड कितनी देर में मुकम्मल करता है, तो उसका एक फॉर्मूला है। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टी तो आपको पता है किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टाइम पीरियड को। एल किसे शो कर रहा है, एल शो कर रहा है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एल है सिंपल पेंडुलम की लेंथ, और यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि लेंथ ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम। अच्छा, लेंथ का क्या मतलब, यहां से लेके यहां से समझ लो फासला स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जाता है स्फीयर के सेंटर तक, इसको हम शो करते हैं एल से। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ जितनी ज्यादा टाइम पीरियड उतना ज्यादा, लेंथ जितनी कम टाइम पीरियड उतना कम। यानी कि जो पेंडुलम छोटा होगा वो जल्दी 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 अपने राउंड मुकम्मल करेगा, और पेंडुलम की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, तो उसे अपना एक राउंड मुकम्मल करने में ज्यादा वक्त लगेगा। और आखिरी फैक्टर है जी, नाम तो जानते हो आप इसका, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन, जो कि आपको पता है जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अपनी आसानी के लिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बहरहाल जी पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जी की वैल्यू जितनी कम होगी टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं किसी ऐसी जगह पर पेंडुलम को वाइब्रेट कराऊं जिसकी हाइट ज्यादा है, या अर्थ के अलावा मून पर वाइब्रेट कराऊं जहां की वैल्यू ऑफ जी कम है, तो याद रखो वहां पर इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। यानी कि जो पेंडुलम है ये स्लो मूव करेगा, स्लो वाइब्रेट करेगा। ठीक है ना, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि उसको हमने यूज करना है इन न्यूमेरिकल्स। और फाइनली एक और डेफिनेशन है इन दिस टॉपिक सिंपल पेंडुलम में, और वो है सेकंड्स पेंडुलम किसे कहा जाता है। सेकंड का पेंडुलम उर्दू में कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। तो याद रखो ये एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, यानी कि वो अपना एक राउंड मुकम्मल करता है 2 सेकेंड के अंदर। तो कोई भी ऐसा पेंडुलम जो आप बनाएंगे जो कि अपना एक राउंड मुकम्मल करेगा 2 सेकेंड में, उसे कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। और अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूं, तो अर्थ के ऊपर एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर होती है, या आप उसको 1 मीटर कह सकते हो ऑलमोस्ट, ये वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड बराबर आता है 2 सेकेंड के, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में भी समझेंगे। तो ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि बताइए सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है। तो याद रखिए अर्थ पर एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर होगी, तो अपना एक राउंड मुकम्मल करेगा 2 सेकेंड में। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को पहले उसके कंडीशन समझी, फिर उसके मोशन को समझा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझा, फॉर्मूला, और फाइनली सेकंड्स पेंडुलम को भी समझ लिया। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है, बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।